नमस्ते एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। आई एम अभिषेक मिश्रा। जैसे कि अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा जो कि बहुत सारे लोगों ने देखा है, एक पॉजिटिव रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मिला है, इसकी वजह से मैं अपने डीप ऑफ हार्ट आपके लिए थैंकफुल हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी के ऊपर वीडियोस के कॉन्सेप्ट को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और इसी आइडिया के अकॉर्डिंग मैं आज आपके सामने हिस्ट्री का एक बहुत मेजर टॉपिक, ठीक है, बहुत ही मेजर टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। जो कि आप देख पा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। बेसिकली आप लोग जानते हैं ये बहुत बड़ा एक मेजर इवेंट है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो मैं आपको उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए ये जो पूरा पार्ट है वर्ल्ड वॉर वन का, ठीक है, इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर अप करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग इसको पूरा डिटेल एनालिसिस कर सके, समझ में आया? एक एक डिटेल जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसके अंदर हुए होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट असैसिनेशंस या फिर जो भी ट्रीटीज वगैरह है, जो भी इसमें फैक्टर्स इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, उनको हम लोग डिटेल बाय डिटेल समझेंगे, ताकि हम लोग का जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है, वो पूरे अच्छे तरीके से हो कि एक एक बात कोई होने के पीछे रीजन क्या था, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग 3 पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो आपका होगा वो होगा वर्ल्ड वॉर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, तो बेसिकली देखिए कोई भी इवेंट घटता है, ठीक है, तो उसका एक अपना लॉन्ग टर्म बैकग्राउंड होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई कोई भी मतलब इवेंट रातों रात घट गया, समझ में आया? खास करके वॉर जैसा इवेंट, इसके पीछे एक बहुत लंबा हिस्ट्री होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का सेकेंड पार्ट में हम लोग वीडियो में हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग कवर करेंगे इसके टाइमलाइन को, ठीक है। मतलब जो भी मेजर इवेंट्स या जो भी ओकेशंस या घटनाएं घटी होंगी उसको हम लोग डेट बाय डेट इंपॉर्टेंट जो भी है उसको समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट होगा जो हमारा आफ्टर द वॉर होगा, मतलब आफ्टरमाथ, मतलब जिसमें हम लोग इसके इम्पैक्ट या इसके वर्ल्ड के ऊपर पूरे इसके इफेक्ट या इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग आपका जो पहला पार्ट है, ठीक है, इसके बैकग्राउंड का, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। जैसे कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं जो है वर्ल्ड वॉर वन, इसको आप लोग वर्ल्ड वॉर वन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, इन सब नामों से जानते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताना चाहूँ, देखिए जब ये वॉर हुई थी, ठीक है, जब जब ये वॉर हुई थी उस समय इसका नाम वर्ल्ड वॉर वन नहीं था। बेसिकली उस समय इसको द ग्रेट वॉर के नाम से जाना जाता था, द ग्रेट वॉर। क्यों? क्योंकि बेसिकली देखिए जब ये वॉर हुआ था, ठीक है, तो जो इसका इसमें कैजुअलिटीज हुई थी वो बहुत ही ज्यादा थी। आपको पता है करोड़ों लोगों से ज्यादा लोगों की जान गई थी इसमें, ठीक है, बहुत तबाही हुई थी, बहुत बर्बादी हुई थी। इसलिए वर्ल्ड वॉर वन को जब हम लोग अपना हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री खास करके, तो उसमें एक बहुत ही डिवास्टेटिंग इवेंट माना जाता है, ठीक है, जिसने पूरे वर्ल्ड पे अपना बहुत मेजर छाप छोड़ा था। बहुत ही मतलब इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा ही पूरे वर्ल्ड पे नेगेटिवली आया था। कैसे, वो आप लोग पढ़ते हुए समझते हुए खुद जान जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि मैं बताया था, उस समय इसका नाम वर्ल्ड वॉर वन नहीं रखा गया था। लोगों ने सोचा था कि नियर फ्यूचर करीबन 70-80 सालों तक तो ऐसा वॉर दोबारा होने वाला ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम द ग्रेट वॉर रखा गया था, ठीक है। बट जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके कुछ साल बाद ही, ठीक है, इससे डबल डिवास्टेटिंग इवेंट हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर वन उसके सामने एक चींटी के बराबर लग रहा था, क्योंकि उसमें जितना इसमें कैजुअलिटीज हुई उसके 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ज्यादा कैजुअलिटीज हम लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखने को मिली। तब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भुला दिया,
समझ में आया? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सामने एक पहाड़ के सामने चींटी की तरह दिखने लगा था, ठीक है। उसी समय इसका नाम बदल के वर्ल्ड वॉर 1 रख दिया गया, ठीक है। तो आई होप आपको इसके नाम को लेके क्लैरिटी हो गई होगी क्यों इसका नाम वर्ल्ड वॉर 1 पड़ा, ठीक है। आइए अब हम लोग समझते हैं, उस थोड़ी और बातें जान लेते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है वो है इसका टाइम पीरियड, ठीक है। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड जो है वो 1914 से लेकर 1919 तक माना जाता है, ठीक है। 5 ईयर, ठीक है। बेसिकली 5 ईयर इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। अगर हम ऑफिशियल डेट की बात करें, ठीक है, तो ऑफिशियल डेट जो है वो 28 जुलाई 1914 को मानी जाती है। इस दिन से ये वॉर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली आपकी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो आई होप आपको टाइम पीरियड का क्लैरिटी हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए जब कोई भी वॉर होता है, ठीक है, तो उसमें सबसे मेजर रोल किसका होता है? उसके पार्टिसिपेंट्स का, ठीक है, जिन्होंने उस युद्ध में हिस्सा लिया है, ठीक है। सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना कॉजेस होता है, वो हम लोग समझेंगे जब हम लोग इसका बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा, ठीक है, कि क्यों किसी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। बट पहले हम लोग से पार्टिसिपेंट्स को देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप लोग उस समय की हिस्ट्री को देखेंगे, अब बैकग्राउंड को समझेंगे तो आपको पता चलेगा उस समय पूरा जो वर्ल्ड है, सॉरी मेरा मतलब है यूरोपियन का, बोलने के लिए वर्ल्ड लेकिन बेसिकली यूरोपियन नेशन थी, ठीक है। यूरोपी जो पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक है। पहला जो पार्ट था या पहला जो पावर या ग्रुप आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो था आपका सेंट्रल पावर, जिसको हिंदी में हम लोग ध्रुवीय देश बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल कंट्रीज, सेंट्रल पावर्स, ठीक है। ये था आपका ग्रुप 1। इसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर या टर्की, जिसको हम लोग टर्की के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इस ग्रुप को लीड करने वाला था जर्मनी, मतलब इस टीम का कैप्टन था आपका जर्मनी। बेसिकली शुरुआत जर्मनी ने नहीं की थी इस वॉर की, लेकिन क्योंकि वो फॉरफ्रंट पे लीड कर रहा था तो हम लोग इसको कैप्टन मानते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा ग्रुप जो है अलायंस का। अलायंस जिसको हम लोग हिंदी में मित्र राष्ट्र बोलते हैं, मित्र मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली अलायंस, इसके अंदर आते थे आपके ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जापान, यूएसए। यूएसए बहुत बाद में इस वॉर में इन्वॉल्व हुआ, मेरे हिसाब से 1917 के आसपास में, ठीक है। तो यूएसए के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। मेजर जो कंट्री इसको लीड कर रही थी वो था ब्रिटेन, इसका कैप्टन था अलायंस कंट्रीज का, और जो सेंट्रल पावर है उनका कैप्टन था, ठीक है, वो था आपका जर्मनी। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3-4 कंट्रीज के ही नाम देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये 4 देश ही इसका हिस्सा थे या सिर्फ वॉर यहीं तक सीमित था। हम लोग इसको वर्ल्ड वॉर क्यों बोल रहे हैं? अगर मान लीजिए अगर आप देखेंगे इसपे तो बेसिकली इसमें तो यूरोपियन और अमेरिका के कंट्रीज है, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसमें सिर्फ इन लोग का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसके अलावा जो भी कंट्रीज, ठीक है, इन कंट्रीज की कॉलोनीज थी, ठीक है, या और भी जो छोटे छोटे कंट्रीज थे वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है इंडिया उस समय ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, तो हम लोग को भी इसमें मजबूरी में भाग लेना पड़ा था। हम लोगों ने भी क्या किया था, उसमें ब्रिटेन को सपोर्ट किया था वर्ल्ड वॉर 1 में। हमारे कुछ अपने रीजन है इंडिया के सपोर्ट करने के, वो आप लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी इसके पार्टिसिपेंट्स कौन थे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री को कि क्यों और क्या रीजन था कि इसकी वजह से ये वॉर हुआ और इनकी राइवलरीज आपस में क्यों हुई, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1। तो आइए हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 के बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो इवेंट्स है या क्या वो सिचुएशन नहीं होंगी जिसकी वजह से ये वॉर एक पूरे ग्लोबल वॉर या वर्ल्ड वॉर में बदल गया, ठीक है।
तो बेसिकली जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डेट मैंने ऑलरेडी आपको बताया, 28 जुलाई 1914 को ऑफिशियली इसका स्टार्टिंग डेट हम लोग मानते हैं। आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया, 28 जुलाई, ठीक है, ये ही डेट क्यों ऑफिशियल डेट है? हो सकता है ये आप लोगों ने ना सोचा हो, ठीक है, तो मैंने आपको खुद सामने से बता दिया। तो बेसिकली ये डेट ऑफिशियल मानने से पीछे एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट है, ठीक है, जिसको आप अभी सस्पेंस में ही रहिए, हम लोग इसके बैकग्राउंड कवर करते करते आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्यों ये डेट को चुना गया, ठीक है। तो बेसिकली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बेसिकली इसके बैकग्राउंड को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। टोटल यहाँ पे आपको 5-6 पॉइंट दिख रहे हैं, इसके अंदर आपका ये जो पूरा बैकग्राउंड है, ठीक है, वो कवर अप हो जाएगा। मतलब जितना मेजर जो बातें हैं मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की, जो भी मेजर इवेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ इवेंट्स होंगे जो हो सकता है मुझसे मिस हो गए हो, ठीक है, वो आप लोग कमेंट करके यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली जैसा कि आप सबसे देख पा रहे हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैंने लिखा है राइवलरीज अमंग यूरोपियन नेशंस, ठीक है, यानी यूरोपियन देशों के बीच में दुश्मनी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता कि कोई एमआई हम मुंह उठा के गए कि आज से तू मेरा दुश्मन, कुछ तो रीजन होता है ना आपस में दुश्मनी करने का। मान लीजिए आप एक रास्ते चलते किसी बंदे से तो दुश्मनी नहीं करेंगे ना कि भाई आज से तू मेरा दुश्मन, ऐसा तो नहीं होता है। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए ना, जिससे वजह से आप उससे दुश्मनी कर रहे हैं, या आपकी उससे राइवलरी है, या आप कुछ ऐसा है आपके मन में उसके लिए, तो वैसा ही सेम यहाँ पे भी हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो मेजर कॉज है इसका, मतलब राइवलरीज का, वो था आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अगर आप लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पढ़ा है, ठीक है, तो आपको पता होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि 1600 में इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। क्या था ये, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूं, तो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन था, जिसमें क्या हो गया था कि इंडस्ट्रीज में लेबर फोर्सेस की जगह टेक्नोलॉजीज का यूज को बढ़ा दिया गया, मशीनरी को ज्यादा यूज किया जाने लगा था। तो अब ये पॉइंट जो है, इससे वर्ल्ड वॉर वन का लेना देना क्या है, ये बात समझिए। देखिए, दुनिया आज की हो चाहे दुनिया आज से 500 साल पहले की हो या 1000 साल पहले की हो, दुनिया में एक चीज बहुत मैटर करती है, वो है पैसा। समझ में आया? पैसा हर एक इवेंट, चाहे कोई भी इवेंट हो, ठीक है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर इन्वॉल्व होता ही है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अगर आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की कहानी याद है, तो आपको उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद धीरे धीरे ये जो आइडियोलॉजी है पूरे यूरोप में फैल गई थी, ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, इसके बाद जर्मनी तक भी पहुंच गई थी। तो यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या हुई कि बेसिकली इंग्लैंड तो क्योंकि सबसे आगे था इसमें, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा जो नेशन जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन में की वजह से तरक्की कर रहा था, वो था आपका जर्मनी, ठीक है। वो एक टफ कॉम्पिटिटर बन गया था, किसका? इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। समझा रहा बात? आप इसको एज एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई क्लास का टॉपर है, ठीक है, और उसकी जगह कोई नया बंदा आता है जो उसकी पोजीशन को ले लेता है, तो उसके मन में उसके लिए एक नेगेटिव इमेज बन जाती है, बेसिकली एक राइवलरी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कोई भी अपना टॉप का पोजीशन कभी छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। अगर आप किसी क्लास में जो बच्चा फेल होता है ना, अगर आप उससे भी पूछेंगे ना कि तुमको टॉपर बनना है, तो कहीं ना कहीं अपने मन में वो भी वो टॉप का पोजीशन हासिल करना चाहता है, ठीक है, भले वो उसके लिए एफर्ट नहीं करता हो, लेकिन ये जो टॉप पे पहुंचने वाली जो आइडियोलॉजी है, ये ह्यूमन है, ये हमारे नेचर में होती है, ये इंसानों के नेचर में होती है। और जब हम लोग बात करते हैं देश की, तो देश बनता किससे है? लोगों से। तो लोगों की मानसिकता ही देश की मानसिकता मानेंगे हम लोग, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ब्रिटेन जो था, ठीक है, उसके अंदर एक भूत सवार था, वो ग्लोबल लीडर बनना चाहता था, जो उसमें वो था भी, समझे? वो एक सुपर पावर बनना चाहता था।
लेकिन यहाँ पर उसका कॉम्पिटिटर बन रहा था जर्मनी। कैसे? देखिए, जब आपको पता है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो बेसिकली क्या हुआ, वहां पे फैक्ट्रीज में जो है काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगी तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ने लगी, समझा? तो अभी रॉ मटेरियल्स कहाँ से आए, क्योंकि इन सारे देशों में तो लिमिटेड था, समझ में आ रहा है? तो इन लोग जो ये कंट्रीज है, जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, इन्होंने अपने देशों के बाहर अब एक्सप्लोरेशन चालू किया, ठीक है, और वहां से इन्होंने रॉ मटेरियल्स को लाना शुरू किया। तो देखिए, हो सकता है ये जो आइडिया आपको आया हो दूसरे को भी आए, तो सेम जर्मनी को भी सेम आइडिया आया, तो बहुत तो उन लोगों ने क्या किया, अपने देश के बाहर बहुत सारे दूसरे दूसरे कंट्रीज को कॉलोनाइज करना चालू किया, जिससे वहां से वो अपना रॉ मटेरियल्स को ला सके। तो इसके लिए क्या हुआ, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में बहुत सारी जगहों पे क्लैश भी हुआ। साथ साथ जब आपका सामान बन गया, इनका प्रोडक्ट बन गया, तो उसको बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए था, तो ये कॉलोनीज दोनों काम में आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है इंडिया भी एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की, ठीक है, हम लोग के इंडिया से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे, फिनिश प्रोडक्ट यहाँ बेचते थे, ठीक है। तो ये सब आप इंडियन हिस्ट्री में डायरेक्ट लेने पड़ेंगे। तो ये रीजन था जिसकी वजह से आपका ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के राइवल खड़े थे। लेकिन ये सिर्फ ये रीजन नहीं था, ठीक है, ये एक वन ऑफ द रीजन आप मान सकते हैं जिसकी वजह से राइवलरी होने लगी थी, क्योंकि सब वो टॉप पोजीशन हासिल करना चाह रहे थे, सब प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फोर्सेस थे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक अलास्के लॉरेन बोल के एक जगह है, ठीक है, ये जगह कहाँ पे है, ये जगह जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर के बीच में है, ठीक है। ये जगह पहले फ्रांस की हुआ करती थी, जिसको फ्रांस ने बहुत ही ह्यूमिलिटी वॉर में जर्मनी से हार गया था, तो वो इसको वापस चाहता था, ठीक है। तो बेसिकली इसकी वजह से जर्मनी और फ्रांस में राइवलरी हुई, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्ट्रेट ऑफ डॉर्डिलास, ठीक है, ये जगह है जो कि एजियन रीजन में लोकेटेड है, जिसको लेके ऑटोमन एम्पायर और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। रशिया इसको चाहता था क्योंकि बेसिकली ये रशिया के जियोपॉलिटिकल नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, ठीक है, ये प्लेस जिसके ऊपर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था, ठीक है। तो ये सब दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से इन देशों के बीच में आपस में राइवलरी होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। और आपको पता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, समझना है? तो ये पहला रीजन है। तो उसके बाद आता है दूसरा जो रीजन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो मैंने रखा है यहाँ पे नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म मतलब क्या? नेशनलिज्म को हिंदी में लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद मतलब अपने देश के प्रति प्यार। तो देखिए क्या हो रहा था उस समय, अगर हम लोग बात करें करंट टाइमलाइन में ही, ठीक है, उसी समय क्या होता है, वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले बाल्कन रीजन में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो न्यूली इंडिपेंडेंट हो रहे थे, मतलब उसी समय नए नए आजाद हो रहे थे, ठीक है। तरीका क्या था आजाद होने का? बाय वॉर, ठीक है। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब क्या कि अपने देश से प्यार। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये नेशनलिज्म तक सीमित ना होकर एग्रेसिव नेशनलिज्म में बदल गया था। एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या होता है? जब आपके मन के अंदर आपके देश के प्रति इतना लगाव बढ़ जाए कि इसके लिए आप दूसरे देश को बर्बाद करने के लिए भी तैयार हो। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो आप इसको समझ सकते हैं, इसको पेवर्टी नेशनलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उस समय जो नए नए कंट्रीज आजाद हो रहे थे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो तीन कंट्री के नाम भी मेंशन कर दिए हैं, आप नोट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोमानिया 1891 में, बुल्गारिया 1904 में, ठीक है। उसके बाद अल्बानिया जो कि 1912 में इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे कंट्रीज वॉर की वजह से इंडिपेंडेंट हुए। तो ये जो आइडियोलॉजीज थी नेशनलिज्म की, ये इन कंट्रीज के अलावा आसपास के यूरोप में भी फैलने लगी, समझ आ रहा है? तो जर्मनी भी गई, और जर्मनी क्या चाहता था? जर्मनी भी ये सोच रहा था कि वो पूरे यूरोप को लीड करे, समझ आ रहा है? पूरे यूरोप को लीड करे, वो पूरे यूरोप पे उसका दबदबा हो, वो बनाना चाहता था, समझ में आया? तो ये है आपका सेकेंड रीजन जो आप बोल सकते हैं नेशनलिज्म, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुआ, सिनेरियो क्रिएट हुआ,
ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट जिसको मैंने रखा है इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए इंपेरियलिज्म मतलब होता है जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कॉलोनी बना के अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहे, ठीक है। तो देखिए उस समय बहुत, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक कंट्री पावर ग्रिड थी और उस समय पावर का मतलब होता था एरिया को सिक्योर करना। मतलब आपका जितना बड़ा एरिया आप उतनी ज्यादा पावरफुल, समझ में आ रहा है? जितने ज्यादा वर्ल्ड के एरिया के ऊपर आपका कंट्रोल, आपका वर्ल्ड में उतना बड़ा उतना ज्यादा दबदबा। तो हर एक कंट्री यूरोपियनिज्म की राह पे निकल चुका था, उसमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सब खड़े थे, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे इनका आपस में क्लैश होना स्वाभाविक था, क्योंकि देखिए जितना भी लैंड एरिया है वो तो लिमिटेड है, समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए आप है, आपका फ्रेंड है, ठीक है, आप लोग को 10 दिन से फॉर एग्जांपल खाना ही नहीं दिया गया है और आपके सामने एक बिस्किट का पैकेट रख दिया जाए, तो कॉमन सी बात है, ऐसा तो नहीं होगा आप लोग मिल बांट के उसको खाएंगे, क्योंकि बेसिकली ग्रीड ऐसा चीज होती है, लालच ऐसा चीज होती है जिसका कोई एंड नहीं है, समझ में आया? तो आपस की राइवलरी होना जरूरी है, ठीक है, चाहे आपका कितना अच्छा दोस्त हो, ठीक है, या कोई भी, सब हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, लालच के चक्कर में। तो सेम यहाँ पे वही हुआ, सभी कंट्रीज के अंदर आपको इंपेरियलिज्म का जो भावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और सभी देशों के बीच में आपस में ये एक्सपेंड करना चाह रहे थे अपने एम्पायर को। ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन जर्मनी और ब्रिटेन आपका आमने सामने खड़े हो गए थे, कहां पे आके? अफ्रीका में, ठीक है। उस समय अफ्रीका नया नया खोजा गया था जो कि पूरी तरह से रिसोर्सेज से भरा पड़ा था, ठीक है। वहां पे डायमंड्स की माइंस वगैरह ये सब थे, ठीक है। वहां पे लेबर चीफ था, स्लेव, आपको पता है वहां से स्लेव को ले जाया जाता था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों का क्लैश होता था, जर्मनी और ब्रिटेन का क्लैश होना स्वाभाविक था, क्योंकि दोनों इस रीजन पे अपना दबदबा बनाना चाहते थे, अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते थे। समझ में आया आपको? आपका तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? मतलब इंपेरियलिज्म, ठीक है। अब हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फोर्थ पॉइंट को मैंने लगाया अलायंसेस। देखिए अलायंसेस मतलब होता है गठबंधन या फिर ग्रुपिज्म, एक तरीके से आप ग्रुपिज्म बोलते हैं। स्कूल में होता है ना, आप ग्रुप बना के रखते हैं। ग्रुप क्यों बनाते हैं आप? ताकि आप म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, है ना, कि आप एक दूसरे को, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल होता है उसमें आप फ्रेंड्स होते हैं, आपका एक ग्रुप होता है, उसमें सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट होता है, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ग्रुपिज्म बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका दूसरे सेक्शन के साथ पंगा हो गया स्कूल में, तो आपका ग्रुप वहां पे मदद करता है ना, लड़ाई में। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया यहाँ पे अलायंसेस, तो उस समय क्या हो रहा था? देखिए पहले से सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, सब कंट्रीज एक दूसरे के राइवल हो रहे थे किसी ना किसी रीजन की वजह से, समझ में आ रहा है? तो और पूरे वर्ल्ड पे अपना पावर को बढ़ाना चाहते थे, तो उन देशों को ये बात समझ में आ रही थी कि बहुत बार ऐसा है कि उनको ऐसे अकेले काम नहीं चलेगा, इसके लिए उनको किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी या फिर अपने टीम बनाना होगा, समझ में आ रहा है? इसी आइडियोलॉजी के अंदर जो आपका ब्रिटेन और आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर ने एक अलायंस बनाया 1882 में, जिसको ट्रिपल अलायंस के नाम से जाना जाता है। ट्रिपल अलायंस क्या था? देखिए इस अलायंस में ये शर्तें रखी गई थी कि जब भी कोई दूसरा कंट्री, ठीक है, कोई भी बाहर का कंट्री, फॉर एग्जांपल इन तीनों देशों में से, फॉर एग्जांपल जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी या ऑटोमन एम्पायर, इन तीनों में किसी के ऊपर भी अटैक करेगा तो ये तीनों कंट्री उनको अपना पर्सनल अटैक मानेगी और वो उनको सपोज जो जिसके ऊपर अटैक किया जा रहा है या विक्टिमाइज कंट्री है उसको सपोर्ट करेगा। तो ये इस वॉर की टर्म्स एंड कंडीशन थी, ठीक है। तो ये पहला चीज है। तो ऐसा हुआ भी, ठीक है। अगर आपको ऐसा हुआ भी कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप देखना चाहेंगे तो जो हम लोग आगे मतलब
जब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा अगले पार्ट में वीडियो के, तब आप लोग उस समय समझेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे बस मैं इतना बता सकता हूँ कि बेसिकली ये अलायंस ही, ठीक है, एक तरह से ये भी एक बहुत मेजर कॉज था अलायंस बनाना। क्यों? क्योंकि इस अलायंस ने क्या किया, ये जो बाकी जो कंट्रीज थे वर्ल्ड के, ठीक है, मेरा मतलब खास करके ब्रिटेन, फ्रांस, इन कंट्रीज से इनके मन में एक क्या बोलते हैं, डाउट आया। ठीक है, डाउट या फिर जिसको हम लोग हिंदी में संदेह बोलते हैं ना, कि ये कंट्रीज कुछ प्लानिंग कर रही है अपने हमारे खिलाफ। समझ में ना, प्लानिंग मतलब होता है ना शक। ठीक है, और शक के बुनियाद पे आप देखते हैं आजकल पता नहीं क्या क्या दुनिया में घटनाएं हो जाती है ना, श्योरिटी कुछ होती नहीं, बस एक डाउट हुआ, उसकी बल के ऊपर पूरा तबाही शुरू हो गई। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी हुआ। तो बेसिकली इनके अलायंस ने क्या किया, एक थ्रेट दिया किसको, इन कंट्रीज को। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सारे कंट्रीज को। तो इन्होंने बोला भाई, इन्होंने तो अपनी टीम बनाई है, ठीक है, तो हमको भी अपनी टीम बनानी होगी। समझ में आ रहा है, हमको भी अपनी टीम बनाई, क्योंकि देखिए वो लोग 3-4 जन एक साथ, तो अकेला ब्रिटेन कैसे उनके साथ फाइट कर सकता था। तो उन्होंने उसने एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग अपना एक खुद का टीम बनाएंगे, जिसको उन्होंने एंटेटेड कॉर्डियल के नाम से जाना रखा। ठीक है, जो कि 1904 में बना। एंटेटेड कॉर्डियल जब ये बना 1904 में, तब बेसिकली इसमें दो कंट्रीज थे। ठीक है, जर्मनी, सॉरी, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और आपका फ्रांस। ठीक है, इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया, ताकि वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर सके, एक दूसरे के पीछे खड़े रह सके सपोर्टिव रोल में। ठीक है, कोई भी टेंस सिचुएशन में। और आगे चल के 1907 में रशिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। रशिया ने इसको ज्वाइन किया आपका 1907 में। ठीक है, रशिया ने 1907 में इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। फिर ये ट्रिपल एंटियोन कॉर्डियल बन गया। ठीक है, तो बेसिकली ये था, ठीक है, ग्रुपिज्म। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये वॉर हुआ। ठीक है, क्योंकि हर एक कंट्रीज क्या कर रही थी, अपने टीम के साथ मिलकर दूसरी ऑपोजिट टीम के साथ प्लानिंग करने लगी, कैसे उनके जो कंट्रोल है उसको लिमिटेड किया जा सके और उनको बेसिकली बर्बाद किया जा सके। समझ में आ रहा है, और अपना पावर को एक्सटेंड किया जा सके, ये उनका मोटिव था, ये ग्रुपिज्म से पीछे। समझ में आया, तो ये एक रीजन है। ठीक है, उसके बाद आपका है, आता है पांचवा पॉइंट, वो है मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये क्या, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि उस समय इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट हो गई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सिर्फ ट्रेड या बिजनेस या फिर सिर्फ इंडस्ट्रीज में नहीं, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव था। ठीक है, इसी समय क्या हो रहा था, और बहुत ज्यादा हेवी मशीनरी से मशीन गन्स, टैंक्स, इन सब का क्या बोलते हैं उसको, इन्वेंशन हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था। समझ में आ रहा है, एक से डेवलप टेक्नोलॉजी आ रही थी। और खास करके उस समय देखिए बेसिकली नेवल शिप्स, इस वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो किसी किसी का माना जाता है, तो वो हम लोग मानते हैं नेवल शिप्स का। यहाँ पे आप लोग एक बात समझनी होगी कि ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन जो है उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, उसमें जिस कंट्री के पास भी जितना मतलब मिलिट्री पावर होगा, वो हमेशा उससे 2.5 टाइम ज्यादा आगे रहेगा। ये ब्रिटेन की आइडियोलॉजी थी। समझ में आ रहा है, वो हमेशा अपनी मिलिट्री को इनसे एडवांस रखना चाहता था। तो उसने क्या किया, इस समय अपने बेड़े में, अपने जो खेमे में कई सारी नए नए नेवल शिप्स को ऐड करना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है, क्योंकि बेसिकली उस समय नेवल शिप्स ही मेजर वे ऑफ वॉर होते थे, मतलब उनका ही उपयोग ज्यादा होता था उस समय। समझ में आ रहा है, उस समय प्लेन्स वगैरह थे, लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होता था। उस समय की जो मेजर लड़ाई है वो समुद्र में ही लड़ी गई है। समझ में आ रहा है, सी में ही लड़ी गई है। ठीक है, तो ये एक रीजन था, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का।
जो क्या कर रहा था, हर एक देशों के बीच में दूसरे देशों को लेकर थ्रेट क्रिएट कर रहा था। तो अगले पॉइंट को देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला पॉइंट है असैसिनेशन, ठीक है। असैसिनेशन का मतलब होता है हत्याकांड, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक बोला था कि 28 जुलाई 1914 ये ऑफिशियल डेट है वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्टिंग। तो बेसिकली यही वो रीजन है, ठीक है, यही वो इवेंट है, ठीक है, जो जिसकी वजह से क्या हुआ, इस डेट को हम लोग ऑफिशियल डेट मानते हैं। तो क्या हुआ था 28 जुलाई 1914 को, 14 को सॉरी, जो हमारा ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर का प्रिंस था, ठीक है, जिसका नाम था आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ठीक है। ये अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ मुसानिया गए हुए थे, ठीक है, मुसानिया गए हुए थे, ठीक है। इसी दिन क्या होता है, इनका हत्या कर जाती है, इनका असैसिनेशन हो जाता है। असैसिनेशन करने वाला जो व्यक्ति रहता है उसका नाम रहता है गैब्रियल प्रिंसेप, ठीक है, उसका नाम रहता है गैब्रियल प्रिंसेप, ठीक है। ये बंदा जो रहता है वो ब्लैक हैंड नाम के ग्रुप का व्यक्ति रहता है। अब ब्लैक हैंड ग्रुप क्या है ये आपको समझना होगा। ब्लैक हैंड ग्रुप जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप रहता है, क्लब रहता है बेसिकली, जो कि कहां से काम करता है, सर्बिया का ग्रुप रहता है। कहां का, सर्बिया का। और सर्बिया जो है वो ऑटोमन एम्पायर, ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का एक राइवल कंट्री रहता है, समझ में। तो इसकी राइवलरी में ही उन्होंने क्या किया था, इनको मरवाया था, ठीक है। तो यही से क्या होता है, अब क्योंकि ऑलरेडी हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी ये बात समझ जाता है, हंगेरियन एम्पायर को ये बात पता चल जाती है कि इसके पीछे किसका हाथ है, और वो क्या करता है, इसका पूरा दोष सर्बिया को देता है। क्यों, क्योंकि ब्लैक हैंड जो ग्रुप है वो वहीं से काम करता था, समझ आ रहा है। तो इसकी वजह से अब क्या होता है, जो ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर है वो क्या करता है, सर्बिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर देता है। एक बात आपको समझनी होगी यहाँ पे, और सर्बिया, ठीक है, सर्बिया इतना बड़ा कदम उठा क्यों पाता है, क्योंकि सर्बिया बेसिकली छोटा सा कंट्री रहता है। एक्चुअली में उसके पीछे उसको सपोर्ट करता है रशिया, समझ में आ रहा है। रशिया खुद ये ना करके वो बेसिकली पीछे सपोर्ट करते हुए सर्बिया को सपोर्ट करता है, वो बोलता है कि तुम करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, ठीक है, कोई भी सिचुएशन आएगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। सर्बिया के ऊपर जब ऑस्ट्रिया वॉर डिक्लेयर करता है तो उधर से रशिया उसकी हेल्प के लिए आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो जर्मनी है, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी ट्रिपल अलायंस बनाई थी, ठीक है, रशिया आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन भी इन्वॉल्व हो जाता है, फ्रांस भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर अगले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो और क्योंकि यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी कि ऑस्ट्रिया ने क्या किया था, जर्मनी के साथ ये जो अलायंस है, ठीक है, ट्रिपल अलायंस जो बनाया था उसके ही टर्म्स के हिसाब से जर्मनी भी ये पूरा सपोर्ट देता है, पूरा आश्वासन देता है, किसको, ये देता है आपके ऑस्ट्रिया को, कि हाँ भाई तुम जाओ, तुम अटैक करो, पीछे से हम तुम्हारे साथ पूरा है। और उसी की सपोर्ट का पूरा उठा के यहाँ पे क्या होता है, ये वॉर इस दिन स्टार्ट हो जाता है 29 जुलाई, ठीक है। 1914 को क्या होता है, ये वॉर ऑफिशियली शुरू हो जाता है। लेकिन एक्चुअली शुरू होता है, अटैक उस दिन नहीं होता। पहला अटैक जो होता है वो आपका 4 अगस्त 1914 को होता है, ठीक है, जहां पे क्या करता है, ऑस्ट्रिया आपका सर्बिया के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। और धीरे धीरे इसके बाद ही क्या होता है कि बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाती है। अब ये बाकी कंट्रीज कैसे कैसे इन्वॉल्व होती है ये हम लोग सेकंड पार्ट में कवर अप करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये जो बात है, जो बैकग्राउंड है वो समझ में आ गया, कैसे किन रीजन की वजह से पूरा वर्ल्ड का ये जो पहला वॉर है, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट, एक बड़ा मेजर डेवास्टेटिंग इफेक्ट इवेंट बना, ठीक है, जिसकी वजह से आपके करोड़ों लोगों की जान गई, ठीक है, बेसिकली वो शुरू हुआ। तो ये सब उसकी कुछ मेजर रीजंस है, बैकग्राउंड है, ठीक है, जो आप समझ सकते हैं, ठीक है।
आई होप आपको आज का वीडियो सही लगा होगा, ठीक है, आपको इसमें समझ में आया होगा जो भी बातें बोली गई हैं। अगर आप कुछ भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहते हैं और इस टॉपिक के रिगार्डिंग, इसके बैकग्राउंड के रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ऑन है, आप उसमें बता सकते हैं, ठीक है। आप हमें इंफॉर्मेशन देंगे, हम भी साथ में सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा। मैं इसको एंड कर रहा हूँ, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू।